So on page number 56 in first year English, today we are going to discuss another chapter. This is chapter number 4, technological revolution. टेक्नोलॉजी का इंकलाब या इंकलाब टेक्नोलॉजी. रेवोल्यूशन मीन्स होता है इंकलाब. इंकलाब मतलब किसी चीज़ को तब्दील करना, किसी चीज़ को चेंज कर देना. दैट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन. और टेक्नोलॉजिकल, ये वर्ड टेक्नोलॉजी से निकला है. व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी इज़ एक्चुअली द यूजेज ऑफ साइंस टू मेक योर लाइफ ईजी, टू मेक योर लाइफ बेटर देन एवर. तो एक तो साइंस होती है, साइंस को इस्तेमाल करके कोई ऐसी चीज़ बनाना जो आपके ज़िंदगी को आसान बना दे, बेहतर बना दे, इम्प्रूव कर दे. दैट इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजी. सो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन मतलब टेक्नोलॉजी का इंकलाब, कि टेक्नोलॉजी के अंदर जिस तरह से चेंजिंग आई है इसके बारे में चैप्टर, और किस तरह से टेक्नोलॉजी आज के दौर में इस 21वीं सदी में किस तरह से ये आपको इम्पैक्ट करती है, किस तरह से आपको अफेक्ट करती है. चारों तरफ चार सू हम टेक्नोलॉजी से घिरे होते हैं और वो हमारी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल होती हैं, और उसके बिना लाइफ अधूरी भी लगती है. बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स जो हमारे पास हैं, जो हमारी लाइफ को ईजी बनाते हैं, कंफर्टेबल बनाते हैं पहले से बेहतर. ठीक है, तो वो क्या क्या हमारे लिए फ़ायदे करती है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं टेक्नोलॉजी के, तो वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे. सो द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर इज़, देयर आर 2 ऑथर्स. फर्स्ट इज़ रॉबर्ट डी एटकिंसन, एंड सेकंड है हमारे पास डैनियल डी कास्त्रो. तो रॉबर्ट डी एटकिंसन और डैनियल डी कास्त्रो, तो इन्होंने ये चैप्टर को लिखा है. दे हैव रिटन दिस आर्टिकल. तो डिफरेंट पोर्शन है, डिफरेंट पार्ट हैं इस चैप्टर के अंदर. तो हेडिंग वाइज तो हम उसके एक करके डिस्कस करेंगे. इजी चैप्टर है क्योंकि डेली लाइफ के लिहाज से हमारी चीज़ें इसमें बयान की गई हैं. सो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजी का इंकलाब, पेज नंबर 56. इन दिस न्यू ग्लोबल इकॉनमी, टेक्नोलॉजी इज़ द मेजर ड्राइविंग फोर्स ऑफ बोथ इकॉनमिक ग्रोथ एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ. इस नई आलमी मईशियत में, ग्लोबल इकॉनमी आलमी मईशियत, इस नई आलमी मईशियत में टेक्नोलॉजी इज़ द मेजर मतलब एक बड़ा, ड्राइविंग फोर्स मतलब एक मुतहरिक ताकत. ड्राइविंग फोर्स एक मुतहरिक ताकत, एक ऐसी ताकत जो मूव करे. इकॉनमिक ग्रोथ मौशी तरक्की, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ मेरी ज़िंदगी का बेहतर होना, क्वालिटी ऑफ लाइफ का बेहतर होना. कि आज की इस नई आलमी मईशियत में टेक्नोलॉजी एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी क़ुव्वत है जो कि हमारी मईशत को भी बढ़ा रही है और साथ में हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारे मेयार ज़िंदगी को भी इम्प्रूव कर रही है, बेहतर बना रही है. इट इज़ नाउ द टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन दैट इज़ ड्राइविंग इनोवेशन एंड एनेबलिंग बिलियंस ऑफ पीपल टू लिव बेटर एंड सेफर लाइफ्स. अब ये टेक्नोलॉजी का इंकलाब ही तो है जो ड्राइविंग इनोवेशन मतलब ईजाद, जो मुख्तलिफ़ चीज़ों को ईजाद कर रहा है और लाखों करोड़ों लोगों को काबिल बना रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा सेफ़र, ज़्यादा हिफाजत के साथ महफूज तरीके से जी पाएँ. टेक्नोलॉजी इज़ द की एनेबलर ऑफ बेटर एजुकेशन, हेल्थ केयर, एफिशिएंट एनवायरनमेंट, सेफ़र एंड सिक्योर कम्युनिटीज़ एंड नेशंस. टेक्नोलॉजी एक की है, एक चाबी है. किस चीज़ की चाबी है भाई? बेहतर तालीम देने की, हेल्थ केयर सेहत देने की, एफिशिएंट एनवायरनमेंट एक मौसर माहौल देने की, सेफ़र एंड सिक्योर कम्युनिटीज़ और नेशन, और ये महफूज कर देती है कौमों को मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों से, मुख्तलिफ़ तरह के आफात से. आजकल टेक्नोलॉजी ये काम कर रही है आपके लिए. Many advances in the technology depend on hardware innovations made possible by continued advancement in materials technology. बहुत सी पेशरफ्त, एडवांसेस मतलब पेशरफ्त कह सकते हैं या तरक्की कह सकते हैं, बहुत सी तरह की टेक्नोलॉजी में वो डिपेंड करती है हार्डवेयर इनोवेशंस. हार्डवेयर मतलब मशीन्स जिसको हम कह सकते हैं. हार्डवेयर मतलब कि मशीन, एनीथिंग विच यू कैन टच और सी, कंप्यूटर में उसको हार्डवेयर कहा जाता है. इनोवेशंस मतलब ईजादात. टेक्नोलॉजी डिपेंड करती है उन ईजादात पर मेड पॉसिबल बाय कंटिन्यूड एडवांसमेंट इन मटेरियल्स टेक्नोलॉजी, जो मादी टेक्नोलॉजी, साइंस वगैरह के अंदर जो हमने एडवांसमेंट की तरक्की की, उसकी वजह से बहुत सारी इनोवेशंस हो पाई, बहुत सी ईजादात हो पाई. और टेक्नोलॉजी उन्हीं ईजादात पर डिपेंड करती है जो साइंस ने हमें बना कर दिया. एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजीज़ हैव अकर्ड थ्रू आउट हिस्ट्री. ये जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है, तरक्की है, हैव अकर्ड थ्रू आउट हिस्ट्री, ये पूरी तारीख़ में होती रही है. थ्रू आउट द हिस्ट्री, की कंप्लीट हमारी तारीख़ में हम देखते हैं, इंसान की तारीख़ में कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी के अंदर तरक्की होती रही है. फ्रॉम गुटेनबर्ग्स इन्वेंशन ऑफ मोबाइल टाइप टू द टेलीफोन एंड मोबाइल फ़ोन,
अगर हम शुरू करें तो गुटेनबर्ग की जो इजाद थी ऑफ मूवेबल टाइप से मुराद है प्रिंटिंग प्रेस। उसकी जो प्रिंटिंग प्रेस की इजाद थी टू द टेलीफोन एंड मोबाइल फ़ोन, और उसके अलावा टेलीफोन की इजाद, मोबाइल फ़ोन की इजाद। तो गुटेनबर्ग असल में एक जर्मन इन्वेंटर थे, जर्मनी में पैदा हुए थे गुटेनबर्ग। तो गुटेनबर्ग ने क्या किया था, सबसे पहले दुनिया में उसने प्रिंटिंग प्रेस बनाया था। प्रिंटिंग प्रेस जिसके थ्रू किताबें छापी गई थी, वरना शुरू में छापने का कोई रिवाज नहीं था, प्रिंटिंग का रिवाज नहीं था। हाथ से लोग किताबें लिखा करते तो हाथ से लिख कर ही बिका करती थी, प्रिंटिंग का कोई हिसाब नहीं था। तो गुटेनबर्ग एक पहला बंदा था दुनिया का जिसने दुनिया का पहला प्रिंटिंग प्रेस बनाया जर्मनी में, और इस तरह से किताबों की छपाई शुरू हुई। उससे पढ़ने लिखने की चीज़ें पूरी दुनिया में फैली, किताबें वगैरह, बुक्स वगैरह। आज भी आप पढ़ते हैं, कितनी किताबें पढ़कर आप क्लास 11 तक आए, तो सारी किताबें गुटेनबर्ग ने शुरू किया जो प्रिंटिंग प्रेस। उसके बाद सारी दुनिया में प्रिंटिंग प्रेस मशहूर हुआ। इस तरह से आगे जाएँ तो टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन है, ये सब चीज़ें हिस्ट्री में मौजूद टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है। मेकिंग इट ईजियर एंड चीपर टू डेवलप, मैनिपुलेट, ऑर्गेनाइज, ट्रांसमिट, स्टोर एंड एक्ट ऑन। जिससे चीज़ें आसान हो जाती हैं और चीप और सस्ती हो जाती है कि हम चीज़ों को डेवलप कर सकें, चीज़ों को कायम कर सकें। मैनिपुलेट मतलब तब्दील कर सकें। ऑर्गेनाइज, मुनज़्ज़म कर सकें। ट्रांसमिट, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकें। स्टोर, महफूज कर सकें। एंड एक्ट ऑन, और उस पर कुछ काम कर सकें। एंड विद दिस ब्रेक थ्रू ऑप्टिमिस्ट हेराल्डेड अ न्यू एरा। ब्रेक थ्रू से मुराद यहाँ पर होती है, मतलब ईजादात को कह सकते हैं ब्रेक थ्रू। इन्हीं ईजादात के साथ ऑप्टिमिस्ट मतलब कहते हैं उम्मीद परस्त, पॉजिटिव थिंकर, उम्मीद परस्त या पॉजिटिव थिंकर, ऑप्टिमिस्ट जो पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं। इन्हीं इजादात के साथ जो ऑप्टिमिस्ट उम्मीद परस्तों ने हेराल्डेड मतलब शुरू किया, हेराल्डेड अ न्यू एरा मतलब दौर, उन्होंने एक नए दौर को शुरू किया। उम्मीद परस्तों ने, अच्छी उम्मीद रखने वालों ने। मैनी इनोवेशंस अरोज आफ्टर द वर्ल्ड वॉर II, बट इंफॉर्मेशन रिमेन्ड स्कार्स एंड हार्ड टू यूज़ एंड ट्रांसमिट। बहुत सी इजादात हुई, अरोज मतलब अराइज की सेकंड फॉर्म है अरोज। बहुत सी इजादात हुई आफ्टर द वर्ल्ड वॉर II, दूसरी आलमी जंग के बाद। वर्ल्ड वॉर II 1945 में एंड हुई, 1945 में। तो 1945 के बाद अक्सर इजादात आप देख सकते हैं दुनिया में 1945 के बाद हुई। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन थी रिमेंड स्कार्स मतलब कम, वो कम थी। एंड हार्ड टू यूज़ एंड ट्रांसमिट, और इन्फॉर्मेशन को इधर से उधर ट्रांसमिट करना मुश्किल था, आसान नहीं था। The reason was that the processing of information relied on atoms to record or transmit information in analog form rather than the bits, binded digits of ones for on and zeros for on used to record or transmit information in digital form। अच्छा, वजह क्या थी, क्यों इन्फॉर्मेशन को वर्ल्ड वॉर II के बाद उसको ट्रांसमिट करना मुश्किल था? वजह ये थी कि जो इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग है वो रिलाइड ऑन, वो भरोसा करती थी एटम्स पर, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते थे, ट्रांसमिट करते थे एनालॉग फॉर्म में, रैदर देन बजाय इसके कि हम बिट्स यूज़ करें। बिट्स मतलब बाइंडेड डिजिट्स, वंस ऑन के लिए, ज़ीरोस ऑफ के लिए, जिसको हम इस्तेमाल करते थे डेटा को रिकॉर्ड या ट्रांसमिट करने में इन डिजिटल फॉर्म में। देखो, दो तरह से, अगर आपने कंप्यूटर साइंसेस बचपन में कभी पढ़ी है ज़िंदगी में, कभी भी कंप्यूटर का सब्जेक्ट आपने ज़िंदगी में पढ़ा है, तो आपने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर के टाइप्स पढ़े होंगे। 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। ये सब ने ऐसा कोई सवाल याद किया होगा ज़िंदगी में। तो एनालॉग और डिजिटल, एनालॉग मशीन्स किसे कहते हैं? जिनके अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होती है, मतलब वो एटम्स पर बेस करती हैं, एनालॉग डिवाइस जिसको हम कहते हैं। तो एनालॉग डिवाइसेस जैसे कि मिसाल के तौर पे लेट्स से एबेकस की बात अगर हम कर लें, एबेकस, छोटे बच्चों को जो एबेकस होता है, एबेकस में हम देख रहे हो ना, उसमें बीट्स लगे होते हैं, बीट्स को आगे पीछे कर रहे होते हैं। देखा होगा छोटे बच्चों को प्लस वगैरह करने के लिए, उसको काउंटिंग करने के लिए सिखाया जाता है। तो वो जो एबेकस होता है, दिस इज़ एन एनालॉग मशीन। वो एनालॉग मशीन है जिसके अंदर कोई बैटरी नहीं लगती, कोई सर्किट नहीं होता, ये सब नहीं होता। और एक जो आप लोग जो कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, वो डिजिटल है। दैट इज़ डिजिटल बिकॉज इट कंटेन्स अ सर्किट। अब जब सर्किट्स आ जाती हैं ना, तो उसके अब जो डेटा की प्रोसेसिंग होती है ना, इन्फॉर्मेशन, अब वो एनालॉग नहीं होता, अब वो डिजिटल हो जाता है। अब डिजिटल के अंदर डेटा स्टोर और ट्रांसमिट एटम्स की सूरत में नहीं होता, बिट्स की सूरत में होता है। बिट्स किसे कहते हैं बेटा? तो अगर आपने पढ़ा होगा, बिट्स हैं जो बिट्स हम किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर की जो ज़बान होती है ना, कंप्यूटर की ज़बान जो होती है, अगर आपने कहीं पढ़ा था, वो बाइनरी लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, 0 और 1 की ज़बान समझता है, ऐसा आपने सुना होगा। मशीन लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज होती है ये। तो मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ सकते हैं। कंप्यूटर को ABCD नहीं पता, उसको 1 2 3 नहीं पता, उसको सिर्फ 1 और 0 पता है, बस 2 चीज़ें पता है। तो जो भी चीज़ कंप्यूटर में जाती है, कंप्यूटर उसको कन्वर्ट कर लेता है 1 और 0 के फॉर्म में। ये एक 1 और एक 0 बिट कहलाता है। जैसे 1 एक बिट है, अच्छा 1 0 हो गया तो ये 2 बिट हो गए।
8 बिट मिलकर एक बाइट बना देते हैं, ऐसा भी आपने सुना होगा। बिट्स हैं मिलते हैं बाइट बनते हैं, बाइट्स मिलते हैं किलो बाइट्स, मेगा बाइट्स, MB वगैरह, KB इस तरह से बनते हैं ना। तो बिट्स हमारे पास क्या होते हैं 1 और 0, 1 ऑन के लिए होता है, 0 ऑफ के लिए होता है। मीन्स के एक उसमें वायर लगी होती है कंप्यूटर के CPU के अंदर, उसमें करंट फ्लो कर रहा होता है तो उसको हम 1 कहते हैं, मतलब ऑन के लिए, और करंट फ्लो नहीं कर रहा होता उसमें तो हम उसको 0 कहते हैं, मतलब ऑफ के लिए। तो 1 और 0 की फॉर्म में डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है डिजिटल फॉर्म के अंदर, जिसको हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड द डिजिटल फॉर्म ऑफ डाटा। तो शुरू में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एनालॉग चीज़ें ज़्यादा थी। एनालॉग में क्या होता था, डेटा को स्टोर करना, ट्रांसमिट करना मुश्किल होता था, बहुत स्लो प्रोसेस होता था। लेकिन बाद में जब डिजिटल फॉर्म आई तो फिर डेटा ट्रांसमिट करना आसान हुआ, इंटरनेट वगैरह के थ्रू, बिट्स के सूरत में, कंप्यूटर के थ्रू, मोबाइल फ़ोन के थ्रू। ठीक है, तो इसी के बारे में बता रहे। न्यू जनरेशन टेलीपॉइंटर्स हैव ऑफसेट पेन एंड पेंसिल एंड ओल्ड मॉडल्स वाइल कॉपियर एंड प्रिंटर्स रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन ऑन पेपर। नए दौर के, जदीद दौर के टेलीपॉइंटर्स हैव ऑफसेट, ऑफसेट मतलब पीछे। ओके, सो न्यू जनरेशन टेलीपॉइंटर्स हैव ऑफसेट पेन एंड पेंसिल एंड ओल्ड मॉडल्स। नए दौर के टेलीपॉइंटर से ऑफसेट, ऑफसेट मतलब होता है पीछे छोड़ देना। उन्होंने पीछे छोड़ दिया है पेन और पेंसिल को और ओल्ड मॉडल को, पुराने मॉडल को। जैसे आज हम लिखते हैं ना पेन और पेंसिल से कॉपी में लिखते हैं, तो पुराने, तो आज के नए दौर में, जदीद दौर में क्या होता है कि अब हम टेलीपॉइंटर्स इस्तेमाल करते हैं। टेलीपॉइंटर्स आपने देखे होंगे कि वो लाइक इसमें एक तो टेलीपॉइंटर डिफरेंट तरह के होते हैं। एक तो होता है आईपैड वगैरह होता है, आईपैड में एक पेन की मदद से लिख देते हैं तो उसमें नोट्स पूरा सेव हो जाता है, आपने कभी देखा होगा। इस तरह से एक है ना, कंप्यूटर में भी लिखे रहे होते हैं बाई मीन्स ऑफ पेन। एक टैबलेट होती है, टैबलेट पर जब लिख रहे होते हैं तो कंप्यूटर पर लिखा रहा होता है। तो इससे क्या होता है कि भाई अब जो पेपर्स हैं, पेन है पुराने ज़माने के ओल्ड मॉडल के, उसको पीछे छोड़ चुके हैं टेलीपॉइंटर्स। टेक्नोलॉजी इतने आगे चले गई है कि आपको अब जरा कागज़ की ज़रूरत नहीं है, अब सारी चीज़ें डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही हैं। इस तरह से वाइल कॉपियर एंड प्रिंटर्स रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन ऑन पेपर, जबकि कॉपियर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, वो पेपर पर इंफॉर्मेशन अब रिकॉर्ड कर देते हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्रिंट आउट कर सकते हैं तो डायरेक्टली आपके पास वो प्रिंट होकर निकल जाता है पेपर से, प्रिंटर्स की मदद से, फोटो कॉपियर की मदद से। टेलीफोन्स ट्रांसलेटेड वॉइसेज इनटू इलेक्ट्रिकल वेव्स दैट कुड बी प्लेड बैक ऑन स्पीकर। टेलीफोन्स क्या करते हैं कि वो वॉइस को, आपकी आवाज़ को इलेक्ट्रिकल वेव्स में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर वो वेव्स में कन्वर्ट होकर दूसरे मोबाइल फ़ोन रिसीवर तक पहुंचती है, फिर वो आपकी बात, अगर 7 समंदर पार भी होता है कोई दूसरा लिसनर, तो वो आपकी आवाज़ सुन लेता है। दैट कुड बी प्लेड बैक ऑन स्पीकर, जिसको बाद में स्पीकर पर सुना जा सकता है। मीन्स आप माउथ पीस से जो भी बात करते हैं, माउथ पीस से, माइक्रोफोन से पहले वो बात जाती है, रिसीव होती है, फिर वो उसको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, फिर वो सिग्नल जाकर दूसरे मोबाइल तक पहुंचती है, फिर उसके स्पीकर पर वो आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। मतलब हेलो अस्सलाम वालेकुम जब कहते हैं तो वहाँ पर हेलो अस्सलाम वालेकुम की आवाज़ आ जाती है। मतलब ये कि ये भी एक टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन के, आप 7 समंदर पार भी अपने मतलब रिश्तेदारों से, दोस्तों से बात कर सकते हैं। As the materials revolution brought up with it a host of amazing new things, automobiles, planes, appliances and telecom system etc. जैसे कि ये मादी इंकलाब जो है, मटेरियल रेवोल्यूशन है, ये मादी इंकलाबात लेकर आए हैं अपने साथ होस्ट बड़ी तादाद में बहुत दिलचस्प नई नई चीज़ें, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स हैं, गाड़ियाँ, प्लेन्स, एरोप्लेन्स, जहाज़ हैं, अप्लाइंसेस, घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हैं, आयरन हो गया, वॉशिंग मशीन होगी, होम अप्लाइंसेस जो होते हैं, माइक्रोवेव ओवन हो गया, ठीक है, ओवन हो गया, बहुत सारी चीज़ें। एंड टेलीकॉम सिस्टम, और टेलीकॉम सिस्टम में इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन है ना। तो ये सारी चीज़ें अमेजिंग थिंग्स हैं टेक्नोलॉजी की, जो आप सबके साथ चारों तरफ आप इससे घिरे हुए हैं। ये आप भी जानते हैं, आप सबके घर में ये चीज़ें मौजूद होती हैं। नेक्स्ट पार्ट है टेक्नोलॉजी एंड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। टेक्नोलॉजी की किस वजह से, किस तरह से डिज़ास्टर रिस्क, डिज़ास्टर कहते हैं आफत, आफत होता है डिज़ास्टर, आफत, रिस्क मतलब मुमकिन ख़तरा। तो आफतों की वजह से जो मुमकिन ख़तरात आपको लाहक होते हैं, किस तरह से उनको कम किया जा सकता है। मुख्तलिफ आफतें नाजिल हो जाती हैं, डिज़ास्टर्स आ जाते हैं, जैसे तुर्की में अर्थक्वेक आया, ठीक है, तो ये अर्थक्वेक वगैरह होना, तो ये हम डिज़ास्टर्स होते हैं, आफतें होते हैं जिसमें लोगों की जानें जाती हैं, अमलाक तबाह होते हैं। किस तरह से अब टेक्नोलॉजी की वजह से इनसे बचा जा सकता है। अब कैसे आगे कह रहे हैं, प्रेजेंटली टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड फॉर एन इफेक्टिव इमरजेंसी रिस्पॉन्स इन टाइम ऑफ एक्सीडेंट्स एंड नेचुरल डिज़ास्टर्स and creating public safety networks including cellular, wireless, satellite and existing analog television spectrum. Presently, आजकल
टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है एज इफेक्टिव एक मौसर इमरजेंसी रिस्पांस के तौर पे, फौरी रिस्पांस के तौर पे, इन टाइम ऑफ एक्सीडेंट्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स, हादसात के वक्त या फिर कुदरती आफात के वक्त, एंड क्रिएटिंग पब्लिक सेफ्टी नेटवर्क। और उससे क्या होता है, एक पब्लिक सेफ्टी नेटवर्क्स बनाते हैं हम, जिसमें सेलुलर नेटवर्क होता है, आपके मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क, वायरलेस होते हैं, वॉकी टॉकी वगैरह, सैटेलाइट सिस्टम होता है, एंड एग्जिस्टिंग एनालॉग टेलीविजन स्पेक्ट्रम, जो टेलीविज़न हमारे पास टीवी होता है, टीवी को हम इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी की बहुत सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं लोगों का अवेयर करने के लिए। जैसे कि 2020-21 में जो कोरोना वायरस कोविड-19 का पेंडेमिक था, उसके अंदर इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता था पब्लिक को अवेयर करने के लिए, चूँकि वो एक डिज़ास्टर थे, एक आफत थी जो दुनिया में आई थी, नेचुरल डिज़ास्टर। उसमें टेलीफोन जब आप करते हैं तब भी आपको उसमें बताया जाता था कि किस तरह से आप अपने आप को कोविड से बचा सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से जब आप टीवी खोलते थे तो उसमें भी कोविड के लिहाज से प्रोग्राम्स आया करते थे, इंटरनेट पर भी आया करते थे, है ना। हर जगह पर आपको ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती थी जिससे आप क्या कर सकते थे, अपने आप को बचा सकते थे। तो वो कोरोना का आता था ना, कोरोना वायरस के लिए पूरा 1-1.5 साल तक ये चलता ही रहा हमारे पास, जिस सैलाब के लिहाज से अब आ रहा होता है, ठीक है। Communities have used the internet during an emergency to coordinate recovery efforts. Communities इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट को किसी इमरजेंसी के वक्त टू कोऑर्डिनेट रिकवरी एफर्ट्स, ताकि वो कोऑर्डिनेट कर सकें, एक दूसरे से बात कर सकें रिकवरी एफर्ट्स को बेहतर बनाने में, ताकि इंसान अगर कोई हादसे में फंसा हुआ है तो फिर वो उससे निकल सके या फिर उसको वहाँ से बचाया जा सके। जैसे फेसबुक नॉर्मल में आपने देखा होगा कि अगर कभी कोई आफत आती है, अर्थक्वेक आते, कुछ भी ऐसी चीज़ आती है ना, फ्लड्स आते हैं, तो उसमें फेसबुक में सबसे ऊपर एक टॉपिक मेंशन दे देते हैं कि भाई फला एक आफत आई हुई है, मार्क योर सेल्फ एज सेफ लिखा होता है कि आप मार्क करें, अपने आप को क्लिक करें अगर आप महफूज हैं। तो आप वहाँ पर मार्क के सेव कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं, तो उसका मतलब ये हो जाता है कि आपके जितने भी फ्रेंड्स होते हैं उनको पता लग जाता है कि ये बंदा इस आफत से महफूज है। अगर आप अनसेव कर दे के मार्क्स उसमें कर दोगे तो आपके पूरे फ्रेंड्स को पता लग जाएगा कि फ़लाँ जगह पर एक आफत आई है, सैलाब, ज़लज़ला, कुछ भी, और ये फ़लाँ मेरा दोस्त है वो फंसा हुआ है। फिर वो किसी को भी जाकर इन्फॉर्मेशन करेंगे भी ये बंदा फंसा हुआ है। तो ये मैं ऐसे एक मिसाल दे रहा था सोशल मीडिया की, फेसबुक की, कि किस तरह से वो एक कोऑर्डिनेट कर सकते हैं लोग आफत के वक्त, आपस में बता सकते हैं भाई मैं इस वक्त परेशानी का शिकार हूँ, मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मुझे मदद चाहिए। Disasters forecasting and predictions, monitoring, risk assessment and damage are the open grounds for integrating technology and to respond and to manage natural phenomena such as hurricanes, wildfires, tsunamis and landslides using satellite images, aerial photographs and on the ground inspections. Disaster forecasting and prediction. फोरकास्टिंग प्रिडिक्शन से मुराद पेशन गोई करना, आने वाले आफात का पहले से बता देना। डिज़ास्टर्स की फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शन करना साइंस टेक्नोलॉजी के ज़रिए मुमकिन हो सका कि हम पहले से बता सकें आफत आने वाले के बारे में। मिसाल के तौर पर टर्की में जैसे कि ज़लज़ला आया है, अब उसके आफ्टर शॉक्स जो आने वाले हैं तो उसके बारे में फिर एक मैप आ गई कि भाई इतने दिनों में या इतने दिनों में फ़लाँ इलाके, जैसे पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ कश्मीर का इलाका हो गया, KPK का इलाका हो गया, उसमें दिखाया जा रहा है कि ये एरियाज़ जो हैं वो मतलब ये प्रोन है कि इनमें ज़लज़ले आ सकते हैं। तो वो कंप्यूटर के थ्रू उसको बताया जा रहा है, पहले से हम बता दे रहे हैं कि वार्न कर दे रहे हैं कि भाई ऐसा हो सकता है कि आफ्टर शॉक आया, ज़लज़ले के झटके उन जगह पर भी मौजूद आ जाएं, तो लोग अपने आप को सेफ़ रखें, बचा कर रखें। तो ये कहलाती है डिज़ास्टर फोरकास्टिंग, कि इंसान पहले से पता लग जाए। या तूफ़ान आने वाला होता है तो आपको पता, उसमें भी वर्ल्ड मैप के ऊपर एक वाइट कलर का गोल सा भंवर टाइप का दिखाते हैं, फिर वो घूम रहा होता है, वो टीवी में देखा होगा, वो करीब आ रहा होता है पाकिस्तान के, तो बोले देखें इतने देर बाद, इतने घंटे बाद कराची के साहिल से हिट कर जाएगा, तेज़ हवाएं चलेंगी और साहिल समंदर पर ना जाएँ लोग। तो ये डिज़ास्टर फोरकास्टिंग इसी को हम लोग कहते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ों में पहले से पता लग जाता है कि भाई ज़लज़ला आने वाला है और ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो डिज़ास्टर्स की फोरकास्टिंग एंड प्रिडिक्शन, मॉनिटरिंग, उनको मॉनिटर करना, उनको देखना, रिस्क असेसमेंट, उनसे होने वाले रिस्क को असेस करना, उसके ख़तरात का पता लगाना, एंड डैमेज, और जो डैमेज होने वाला है उसको, आर द ओपन ग्राउंड्स फॉर इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी। ये एक ओपन ग्राउंड्स है, ये एक वसी मैदान होता है फॉर इंटीग्रेटिंग मतलब जोड़ देना, जिम कर देना, मिला देना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी को जिम कर देते हैं, मिला देते हैं इनके साथ, एंड टू रिस्पॉन्ड एंड टू मैनेज नेचुरल फिनोमिना, और हम फिर इससे क्या करते हैं, मैनेज करते हैं नेचुरल फिनोमिना को, कुदरती फिनोमिना को, जैसे कि सच एज हरिकेन्स हम कहते हैं, तो समुद्री तूफ़ान कहलाता है हरिकेन, साइक्लोन भी जिसको हम लोग कहते हैं, साइक्लोन हरिकेन एक ही बात है। वाइल्ड फायर जंगल में आग, सुनामी, टी साइलेंट होता है इसमें, सुनामी भी समुद्री तूफ़ान होता है, अर्थक्वेक की वजह से आता है। समंदर के सतह पर जब तूफ़ान आते हैं, वो ज़लज़ले आते हैं, तो आपको पता है सुनामी, बड़े बड़े वेव्स क्रिएट होते हैं, सुनामी वेव्स। वाइल्ड फायर जंगल में आग,
एंड लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइडिंग भी आपने सुना होगा, पहाड़ से पत्थर गिरते हैं नीचे। नॉर्दर्न एरियाज़ में अक्सर लोग जाते हैं ना, तो पहाड़ के नीचे वो गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, तो ऊपर से लैंडस्लाइडिंग भी होती है कभी कभार, रास्ता उस कभी गाड़ियों के ऊपर भी गिर जाती है वो, या फिर कभी कभार रास्ता ब्लॉक कर देती है वो। ये सब नेचुरल फिनोमिना है, खुदा की तरफ से ये चीज़ें आती हैं, ठीक है, इंसान इसमें कुछ अमल दखल नहीं है। तो हम इसको मॉनिटर करते हैं कैसे, यूजिंग सैटेलाइट इमेजेस, सैटेलाइट इमेजेस के ज़रिए, एरियल फोटोग्राफ, एरियल मतलब हवाई फ़िज़ाई फ़ोटोग्राफ लेते हैं, जहाज़ से हेलीकॉप्टर से तस्वीरें ले रहे होते हैं, या फिर इस तरह ड्रोन वगैरह के थ्रू हम ले लेते हैं। ड्रोन होते हैं ना भाई, जो हवा में उड़ते हैं, आप हेलीकॉप्टर जैसे होते हैं ड्रोन, क्वाड कॉप्टर्स जो होते हैं, उनके थ्रू भी हम तस्वीरें ले लेते हैं, ऊपर से पता लग जाता है। जैसे फ्लड जब आया था तो ड्रोन फोटोग्राफ हेलीकॉप्टर से लिया गया था, तो फ्लड का दिखा रहे थे ऊपर से कहाँ पर पानी पाकिस्तान में जमा है। एंड ऑन द ग्राउंड इंस्पेक्शंस, और टेक्नोलॉजी की मदद से हम उस ज़मीन पर जाकर, जहाँ पर आफत आई उस जगह पर ज़मीन पर खड़े होकर भी हम इंस्पेक्शन कर पाते हैं, उसकी तफ्तीश कर पाते हैं। Progress in the technology has made possible over the past years to introduce significant changes in the integrated approach to the problems of natural disaster. टेक्नोलॉजी में जो गुज़िश्ता सालों में तरक्की आई है, इससे बड़ी सिग्निफिकेंट, बड़ी अहम तब्दीलियाँ मुतारिफ़ हुई हैं, जिससे नेचुरल डिज़ास्टर्स को ओवरकम करने में हम कामयाब हुए, इसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हम कामयाब हुए। Technology has helped to understand the mechanism of natural hazards of atmospherical, geological, hydrological and biological origins and to analyze the transformation of these hazards into disaster. टेक्नोलॉजी हमारी मदद करता है कि हम समझें मैकेनिज़्म क्या है नेचुरल हैज़र्ड्स का, कुदरती आफात का। अब वो कुदरती आफात किस तरह के भी, एटमॉस्फेरिकल फ़िज़ाई हो, मतलब बारिशें वगैरह जब ज़्यादा होती हैं वो फ़िज़ाई हो, जियोलॉजिकल ज़मीनी हो जैसे अर्थक्वेक वगैरह, हाइड्रोलॉजिकल मतलब आबी हो, पानी से, हाइड्रो मतलब पानी जैसे कि सैलाब वगैरह, फ्लड्स वगैरह, एंड बायोलॉजिकल ओरिजिन, क्या पता वो डिज़ास्टर बायोलॉजी की वजह से आ रहा हो, मींस कोरोना वायरस, डिफरेंट पेंडेमिक्स जो होते हैं, एपिडेमिक्स होते हैं, अलग अलग तरह के आफात हैं, कभी आसमान से बरसते हैं, कभी वो आफत ज़मीन के हिलने से आ जाती है, कभी पानी से आ जाती है, कभी बायोलॉजी की वजह से आ जाती है, वायरसेस की वजह से, है ना, जैसे कोरोना वायरस। एंड टू एनालाइज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस हैज़र्ड्स इनटू डिज़ास्टर, और टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम एनालाइज करते हैं, तज्जिया करते हैं कि किस तरह से ये हैज़र्ड्स, ये ख़तरात आगे जाकर आफत का सबब ना बन जाए कहीं। हम कोशिश करते हैं हैज़र्ड्स आफत ना बन जाए। हैज़र्ड्स छोटे होते हैं, ख़तरात होते हैं, ये हैज़र्ड्स बहुत बढ़ जाए तो डिज़ास्टर बनते हैं, तबाही का बाइस बनते हैं, आफत बन जाते हैं। थर्ड पॉइंट है टेक्नोलॉजी एंड एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी और तफरी। टेक्नोलॉजी किस तरह से आपको तफरी प्रोवाइड करता है, आपके टाइम पास में आपको मदद करता है ना, आपके एक अच्छा वक्त गुजारने में आपको मदद करता है। For the adults and youngest students, preschoolers, toddlers, technology is interactive and engaging. Adults बालिगों के लिए, बड़े लोगों के लिए, youngest student जवान तालिब इल्मों के लिए, प्री स्कूलर मतलब प्री स्कूलिंग जो करते हैं, नर्सरी, मोंटेसरी, केजी के स्टूडेंट्स के लिए। टॉडलर कहते हैं जो पाँव चलते हैं ना बच्चे, मतलब जो पाँव चलते हैं जो, ठीक है, जो अपने पाँव तो हाथ और पाँव यूज़ करके, जो उनको टॉडलर कहा जाता है, तिफिल कहते हैं उर्दू में, तिफिल कहलाता है वो, नॉर्मली टॉडलर कहते हैं। छोटे बच्चे बहुत जो होते हैं जो पाँव पे चल नहीं पाते, माँव चलते हैं बोलते हैं उसको, ठीक है, हम अपने वो पाँव भी कुछ कहते हैं। तो टॉडलर्स टेक्नोलॉजी इज़ इंटरेक्टिव एंड इंगेजिंग, उनके लिए टेक्नोलॉजी इंटरेक्टिव है, इंटरेक्टिव जिससे वो इंटरेक्ट कर सकें, जिसके साथ वो बात कर सकें, एंड इंगेजिंग और मसरूफ़ हो सकें। मतलब आजकल जो छोटे बच्चों से बड़े बच्चों तक, मतलब बड़े लोगों तक के लिए जो टेक्नोलॉजी है ना वो बड़ी इंटरेक्टिव है। किस तरह से, टॉयज़ हैव इंटीग्रेटेड सर्किट्स इन दैम टू एनेबल चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद देम। खिलौनों में आजकल इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगे होते हैं, जिससे वो बच्चे काबिल हो जाते हैं कि उस खिलौनों के साथ वो इंटरेक्ट कर सकें, उनके साथ बात कर सकें। बटन्स वगैरह लगे होते हैं, बच्चे एक बटन दबाते हैं, ए दबाते तो ए बोल रहा होता है, फिर वो है ना, टच स्क्रीन, टच पैनल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें अब इंटीग्रेटेड सर्किट्स के साथ आते हैं, जिससे एक छोटा बच्चा इंटरेक्ट कर रहा होता है और मज़ा आता है, फिर उसको पता है बटन दबाएंगे तो ऐसी आवाज़ आएगी, तो वो खुश होता है। तो ये एक इंटरेक्शन है छोटे बच्चे के लिए उसमें। इट इज़ टेक्नोलॉजी दैट इज़ इंट्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी स्मार्ट विजुअल्स, ग्राफिक एप्स, सिस्टम्स एंड डिवाइसेज इन द मास मार्केट, गेन सच रैपिड एंड वाइड स्प्रेड एडॉप्शन एवर बिफोर। ये टेक्नोलॉजी ही है जो मुतारिफ़ करा रही है हाई क्वालिटी स्मार्ट विजुअल्स, हाई क्वालिटी के स्मार्ट विजुअल्स मतलब पिक्चर्स कह सकते हैं, ग्राफिक्स कह सकते हैं, हाई क्वालिटी के, HD क्वालिटी के, 4K, बहुत हाई क्वालिटीज़ के स्मार्ट विजुअल्स मुतारिफ़ करा रही है। ग्राफिक ऐप्स हमारे पास हैं जो उसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं फ़ोटोग्राफ्स की, है ना, डिफरेंट ऐप्स होते हैं, है ना, रेट्रिका होते हैं, बहुत सारे हमारे पास हैं, है ना, B612 में बहुत सारे हमारे पास हैं, ठीक है। तो जो क्या करते हैं, जो हमारे पास चेंज कर रहे होते हैं ग्राफिक ऐप्स हैं, फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप, बहुत एडोब इलस्ट्रेटर, सिस्टम्स एंड डिवाइसेज इन द मास मार्केट,
बहुत से सिस्टम्स है, बहुत से डिवाइसेस है मास मार्केट में, बाजार के अंदर, गेन सच रैपिड एंड वाइड स्प्रेड एडॉप्शन एवर बिफोर। उन्होंने बहुत तेज़ी से और बहुत कुशादा अडॉप्ट कर लिया उन्होंने टेक्नोलॉजी को, जो उससे पहले कभी नहीं किया था उन्होंने। The benefits and promises of these ever time technologies are immense and central to improvements in life। ये जो फ़ायदे हैं इस टेक्नोलॉजी के और जो वादे करती हैं हमसे इन टेक्नोलॉजीज आर इमेंस, ये इमेंस हैं, ये बहुत ज़्यादा हैं, एंड सेंट्रल टू इम्प्रूवमेंट इन लाइफ, और हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए सेंट्रल है, ज़रूरी भी है ये। मतलब इंटरटेनमेंट में बता रहे हैं कि किस तरह से एंटरटेन हो सकते हैं उसके अंदर लोग, इतनी सारी चीज़ें इंटरटेनमेंट के लिए भी टेक्नोलॉजी के अंदर मौजूद हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक सेफ्टी, कि टेक्नोलॉजी पब्लिक सेफ्टी के लिए कैसे ज़रूरी है, लोगों की सेफ्टी के लिए, इंसान की हिफाजत के लिए। टेक्नोलॉजी हैज़ एनेबल्ड अ होस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी सेफर। टेक्नोलॉजी ने काबिल बना दिया बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट को कि वो सेफ़ हो सकें, वो सेफ़ हो सकें, वो महफूज हो सकें। इट इज़ एनेबलिंग व्हीकल्स टू बी सेफ़र बाय लेटिंग ड्राइवर्स नो इन रियल टाइम ऑफ इम्पेंडिंग प्रॉब्लम्स। ये काबिल बनाता है व्हीकल्स को, गाड़ियों को, कि वो ज़्यादा महफूज हो जाए। कैसे? बाय लेटिंग ड्राइवर्स नो, ड्राइवर्स को ये बताकर इन रियल टाइम, एन वक्त पर, ऑफ इम्पेंडिंग प्रॉब्लम्स। इम्पेंडिंग मतलब आने वाली परेशानियों के बारे में वो उनको बता सकें, इम्पेंडिंग प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकें। जैसे अब एक बंदा कार ड्राइव कर रहा है, अब वो आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में, अब जो जदीद कार्स होती हैं अब उनमें एयर बैग्स लगे होते हैं, अगर कोई क्रैश होता है तो एयर बैग खुल जाता है, तो बंदे का जो बॉडी है वो जाकर, या जो सर उसका है वो विंडशील्ड से नहीं जाकर टकराता, तो वो बैग से टकरा जाता है, तो फिर वो बच जाता है क्रैश पर भी। इस तरह से जब इंसान को रिवर्स कर रहा होता है तो रिवर्स करते हुए ख़तरा होता है कि भाई रिवर्स करते हुए टकरा नहीं जाए कहीं गाड़ी को रिवर्स गियर पर। तो कभी कभार होता है कुछ कार्स में होता है कि कैमरे लगे होते हैं बैक साइड पर छोटे से, तो जैसे रिवर्स गियर लगाते हैं तो कैमरा ओपन हो जाता है, फिर कैमरे को देखते हुए रिवर्स कर सकते हैं ताकि पीछे गाड़ी से टक्कर ना लगे, ऐसे नहीं कोई गाड़ी आकर टक्कर कर दे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें अब हम देखते हैं कि गाड़ियों के अंदर लगा दी गई हैं जिससे सेफ्टी बढ़ चुकी है। ठीक है, इट इज़ इनेबलिंग कार्स टू बी मोर एनर्जी एफिशिएंट थ्रू न्यू रिन्यूएबल एनर्जी लाइक विंड पावर एंड सोलर सिस्टम। इसने कार्स को काबिल बना दिया है कि वो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो जाएं, एनर्जी को कम से कम यूज़ करें, एनर्जी एफिशिएंट हो ताकि एनर्जी को कम से कम यूज़ करें थ्रू न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, नए रिन्यूएबल एनर्जी के ज़रिए। रिन्यूएबल एनर्जी जो कभी ख़त्म ना हो, ऐसे एनर्जी के ज़रिए, लाइक विंड पावर एंड सोलर सिस्टम, जैसे हवा की ताकत और सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से मुराद यहाँ पर सोलर एनर्जी, सोलर सिस्टम से मुराद सोलर एनर्जी, शमसी तवानाई। अब आप देखते हैं अभी पुराने ज़माने में जो गाड़ियाँ चलती थी, अब वो चलती थी, अभी भी आजकल चलती हैं गैसोलीन पर, मतलब पेट्रोल पर चलती हैं, डीजल पर चलती हैं, सीएनजी एलपीजी पर चलती हैं, लेकिन ये सब के सब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के मुराद ये होता है कि आज नहीं तो कल दुनिया से ख़त्म हो जाएगा पेट्रोल, आज नहीं तो कल दुनिया से सीएनजी ख़त्म हो जाएगी। इतनी तेज़ी में दुनिया इस्तेमाल कर रही है उसको, तो ऐसा ऐसा कम हो रही है दुनिया में, इसकी प्रोडक्शन कम हो रही है। तो ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं और ये पोल्यूशन भी क्रिएट करती हैं, है ना, पोल्यूशन भी क्रिएट करती हैं इसकी वजह से। लेकिन इसकी बजाय जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, जैसे मिसाल के तौर पर सोलर सिस्टम, सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी ये पता है जब तक दुनिया है तब तक सोलर एनर्जी है, जब तक सूरज चलता रहेगा, जगमगाता रहेगा, चमकता रहेगा, तब तक सोलर एनर्जी ख़त्म नहीं होगी। जिस दिन सूरज ख़त्म होगा, तबाह हो जाएगा, उस वक्त एनर्जी ख़त्म होगी। उसमें करोड़ों साल है अभी, मतलब बहुत टाइम है। पेट्रोल जल्दी ख़त्म हो जाएगा, सूरज इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होगा। सूरज तो करोड़ों साल तक और जलते रहेगा। इंसान दुनिया से ख़त्म हो जाएगा लेकिन सूरज बाकी रहेगा। सूरज स्टार है, स्टार तो इतनी जल्दी नहीं मरते। तो अब वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो बार बार रिन्यू होती रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। और इसकी आपको पता है उससे फिर हमारा जो है वो पोल्यूशन भी कॉज नहीं होता। जैसे अमेरिका में जो वो टेस्ला मोटर्स का सुना होगा आपने, टेस्ला कंपनी, एलोन मस्क की जो है टेस्ला कंपनी क्या करती है, वो सोलर सिस्टम वाली गाड़ियाँ चलाती है। मतलब गाड़ियों के ऊपर एक सोलर पैनल लगा होता है, मतलब सोलर पैनल पर क्या होगा, वो गाड़ियाँ पूरी चलेंगी, उसमें कोई पेट्रोल डालने की ज़रूरत ही नहीं है। इससे एनर्जी एफिशिएंट हो गई गाड़ियाँ। अब पेट्रोल कितना महंगा है, पेट्रोल डालने की ज़रूरत ही नहीं है, सोलर पे गाड़ी चल रही है, टेंशन ही खत्म। और सोलर पावर और बैटरी लगी उसके अंदर है, तो वो रात में कैसे गाड़ी चलेगी कि बैटरी में चार्ज हो जाएगा वो, तो रात में भी बैटरी गाड़ी चल सकेगी। तो इसलिए तो अभी इसलिए ऊपर चलेगी टेस्ला कंपनी, जो एलोन मस्क दुनिया का बेहतरीन इंसान बन गया। ऐसे थोड़ी ना बना, उसने इनोवेशन लगाई ना टेक्नोलॉजी के अंदर। उसको पता है आज नहीं तो कल पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, ख़त्म हो जाएगा दुनिया से। तो इतना महंगा हर कोई नहीं डलवा सकेगा पेट्रोल। उसके लिए क्या है कि ऐसी एनर्जी सोर्स की तरफ आना चाहिए जो ख़त्म ना हो कभी, और जो सस्ती भी हो, सस्ती क्या फ्री हो। अब सोलर एनर्जी आपको पता है फ्री है। अब धूप के पैसे तो आपसे कोई नहीं लेता ना भाई कि धूप ले रहा भाई पैसा दो भाई, 1 घंटा तूने धूप लिया तो उसका 200 रुपये बना, अल्लाह ताला की तरफ से ये तो है। तो इसी को हम यूज़ कर लें गाड़ी चलाने में, तो कितनी मज़े की बात है। तो ये हो भी रही है, लेकिन काफ़ी कॉस्टली है, तो पाकिस्तान में नहीं आई है अभी। ऐसे ऐसा रेट कम होगा तो शायद पाकिस्तान में भी है ऐसी गाड़ियाँ। अभी अमेरिका वगैरह इंडिया में भी चल रही हैं अक्सर ही गाड़ियाँ ऐसी, इंडिया में चल रही हैं। इंडिया आगे हमसे। टेलीप्रेजेंस इज़ पॉसिबल ऑप्शन टू वर्क इन एनी एक्सट्रीम कंडीशन। टेलीप्रेजेंस
बट अब टेली प्रेजेंस से मुराद होता है कि टेलीफोन पर मौजूद होना या फिर टीवी पर मौजूद होना या किसी टेक्नोलॉजिकली किसी जगह पर मौजूद होना इज़ पॉसिबल ऑप्शन टू वर्क इन एन एक्सट्रीम कंडीशन। एक और पॉसिबल ऑप्शन होता है एक्सट्रीम कंडीशन पर काम करने के लिए। टेली प्रेजेंस से मुराद ये होता है ना कि लाइक मिसाल के बाद कोविड वगैरह जैसे आ गया था, एक्सट्रीम कंडीशन, जब शदीद हालात हो जाएं, अब कोविड आ गया था, कंपनी वालों को मीटिंग करनी है आपस में, अब ये किसी कमरे में जाकर कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग नहीं कर रहे हैं, वो ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं। देखा होगा आपने, ऑनलाइन फिर 10 लोग कॉन्फ्रेंस में आ जाते थे, फिर बात करते थे। इससे क्या होता था, मुख्तलिफ जो वायरस वगैरह की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती थी। तो ये टेली प्रेजेंस इसको हम कहते हैं कि टेली प्रेजेंस मतलब आपके टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप मौजूद हैं उसी जगह पर। ऐसा फील नहीं होगा आपको कि यार वो बंदा अपने अपने घर पर बैठे हुए हैं, सबको लगता है कि हम कॉन्फ्रेंस में ही एक बैठे हुए हैं, क्योंकि बात चल रही होती है, सारे फैसले हो रहे होते हैं। देखा होगा आपने ऐसा अक्सर कॉन्फ्रेंस वगैरह, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट इसके बाद है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड हेल्थ। टेक्नोलॉजी हमारी सेहत और हमारी तालीम पर किस तरह से असर डालती है, उसको कैसे बेहतर बनाती है। टेक्नोलॉजी इज़ पुटिंग अ वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन एट पीपल्स फिंगर टिप्स वेदर दे आर स्टूडेंट्स इन प्रोवाइडिंग कोर्स मटेरियल्स ऑनलाइन थ्रू टेली स्कूल विदाउट लिविंग होम्स। टेक्नोलॉजी वैरायटी इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन इतलात हैं, पुटिंग एट पीपल्स फिंगर टिप्स, इंसान की उंगलियों पर या फिंगर टिप्स पर उसको लेकर आ रही है। वेदर आया के दे आर स्टूडेंट्स इन प्रोवाइडिंग कोर्स, या तो वो आया कि वो स्टूडेंट्स हों जिनको प्रोवाइड किया जा रहा है कोर्स मटेरियल ऑनलाइन थ्रू टेली स्कूल विदाउट लिविंग होम्स, टेली स्कूल के ज़रिए बिना घर को छोड़े। इसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स, इसको हम कहते हैं। पाकिस्तान में तो फिर भी कम होते हैं, इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा है, इंडिया वगैरह में भी है। मतलब आप एक तो स्कूल जाकर आप पढ़ सकते हैं, मतलब किसी जगह जाकर पढ़ सकते हैं, या तो फिर आप ऑनलाइन क्लासेस को हम कहते हैं कि घर बैठकर आप चीज़ों को क्लासेस वगैरह सारी चीज़ें लें, नोट्स वगैरह हर चीज़ आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर दी जाती है। तो ऑनलाइन आप स्टडी कर सकते हैं, PDF वगैरह इस तरह की चीज़ों के फाइल्स वगैरह के ज़रिए। टेस्टिंग का सिस्टम भी ऑनलाइन होता है, हर चीज़ ऑनलाइन हो जाती है। तो और कोविड के बाद से आपको पता है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ऑनलाइन एजुकेशन और ये सारी चीज़ें, लोगों को पता लगा कि हम घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स के ज़रिए। तो वो पाकिस्तान के लोगों को भी अवेयरनेस है इन चीज़ों की। तो बहुत सारे ऐसे घर बैठकर पढ़ रहे होते हैं, जैसे कि मकसद ऐप एक है, उसमें कुछ मतलब ID को बना लेते हैं, तो उसमें एक सबक.pk है, इस नून अकेडमी है, बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे, अक्सर इसकी एडवर्टाइजमेंट आती है। तो उसमें क्या होता है कि कि आप उसमें ID बना लेते हैं, फिर ऑनलाइन क्लासेस घर बैठ के आप ले रहे होते हैं उसमें। मतलब जो नहीं, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाली बात होती है। घर बैठ के टाइम ज़ाया करने से बेहतर होता है कि इंसान, अब जैसे आप कराची में रहते हैं, जब आप कराची में, तो कराची में डिफरेंट हर गली कोचिंग सेंटर हैं, गली स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हर जगह पढ़ना। तो यहाँ पर मसला नहीं होता कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना। अब लेकिन जो बच्चा गांव देहात में रहता है, समवन हु इज़ लिविंग इन अ विलेज, अब गांव देहात में आपको पता है कि बहुत दूर कोचिंग सेंटर स्कूल है, अभी तो बहुत दूर है। अब इतनी दूर जाना मुश्किल होता है गाँव के बच्चों का, विलेज के बच्चों का, तो वो क्या करते हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं। वो बड़ी तादाद में बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं गाँव देहात वगैरह में। तो उनके लिए तो टेली स्कूल बहुत फ़ायदेमंद होता है कि एटलीस्ट वो कुछ लर्निंग कर रहे हैं। हम तो कराची में रहते हैं, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, तो हमें मसला नहीं है, हम कोचिंग ही आके पढ़ लेते हैं। लेकिन जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वो ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं। टेली स्कूल इसको कहा जाता है। पीपल गेट इन्फॉर्मेशन थ्रू टेली मेडिसिन टू हेल्प दैम बेटर अंडरस्टैंड अ मेडिकल कंडीशन। लोग इतलात हासिल करते हैं टेली मेडिसिन के ज़रिए, ताकि उनको मदद मिले कि वह बेहतर तरह से समझ सके अपनी मेडिकल कंडीशन को। एक टेली मेडिसिन भी एक चीज़ होती है। एक तो होता है ना भाई, तबीयत ख़राब हो गई तो आप चले गए भाई डॉक्टर के पास, भाई डॉक्टर साहब देखें ये मसला है। अब क्या होता है, हमारे पास कुछ टेली मेडिसिन के वेबसाइट भी हमारे पास होती हैं, जैसे तबीयत.pk, बहुत सारे। अब उसमें आप वेबसाइट ऐप्स भी होते हैं, आप उसमें जाएंगे, को बहुत सारे फ्री भी होते हैं। आप उसमें मेडिकल कंडीशन अपनी लिखते हैं, ये टेम्परेचर है, ये मसाइल है, तो आपको खुद ही वहाँ पर क्या होता है कि एक प्रिस्क्रिप्शन मिल जाती है कि भाई ये चीज़ आप करें, ये दवाइयाँ आप लें। इसको टेली मेडिसिन कहते हैं, जिसमें आप घर बैठे, आप बिना परेशान हुए, डिस्टर्ब हुए, घर बैठे आप इलाज कर सकते हैं। इस तरह 1-to-1 कॉल भी होते हैं डॉक्टर्स को, डॉक्टर ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। कुछ पैसे पर भी होते हैं कि भाई वो कुछ पैसे चार्ज करते हैं आपसे, उनको इजी पैसा के थ्रू ट्रांसफ़र करना पड़ता है, या फिर फ्री में भी कुछ होते हैं कि डॉक्टर से 1-to-1 आप जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये तरीके आजकल हमारे पास हैं। टेली मेडिसिन इसको हम कहते हैं। इससे क्या होती है कि इंसान इतना ज़्यादा बीमार हो गया है कि वो घर से बाहर ही निकल जा सकता, तो घर बैठे भी अपनी बीमारी का हल निकाल सकता है। इसको इस तरह से हो सकता है। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि टेली मेडिसिन के कुछ, अब मदर्स को कुछ चीज़ें पता है, वो पैनाडोल लगाना है, मतलब इस तरह सिंपल चीज़ों का हो सकता है, मतलब खांसी, नज़ला, बुखार, ये चीज़ें कह सकते हैं। लेकिन अगर किसी को मिसाल के तौर पर कैंसरियस डिजीज़ है ना, किसी को और ज़्यादा कोई हेपेटाइटिस है ना, या फिर किसी को TB है, कोलेरा है, तो इसका इलाज तो नहीं हो सकता ना भाई घर बैठे। तो वो तो मतलब अब मदर तो नहीं कर सकते इसके लिए। फिर उसके लिए तो एटलीस्ट या तो आप हॉस्पिटल जाएँ, या फिर आप टेली मेडिसिन को अप्रोच करके आप उनसे दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करवा लें। ठीक है।
फ्लेक्सिबल ऑनलाइन क्लासेस गिव पीपल एक्सेस टू एजुकेशन दैट वुड नेवर हैव बीन पॉसिबल बिफोर द इंटरनेट। फ्लेक्सिबल आसान ऑनलाइन क्लासेस, एक लचकदार एक फ्लेक्सिबल ऑनलाइन क्लासेस लोगों को एक्सेस देती हैं एक तालीम पर, जिससे पहले इंटरनेट से पहले कभी नहीं था। जैसे मैंने आपको ऑनलाइन क्लासेस का बताया, दूर जो रहते हैं लोग, जिनके आसपास के इलाके के कोचिंग सेंटर से स्कूल नहीं है, वो लर्न कर सकते हैं। पेरेंट्स नाउ यूज़ ई लर्निंग via internet to follow their child's school assignment and academic progress through web portals and innovative applications। पेरेंट्स वालिदैन अब ई लर्निंग के थ्रू, ये लर्निंग होगा ई लर्निंग के थ्रू via इंटरनेट के थ्रू वो अपने चाइल्ड के बच्चों के स्कूल के असाइनमेंट्स देख सकते हैं और उस अपने बच्चे के एकेडमिक प्रोग्रेस को जान सकते हैं वेब पोर्टल्स के ज़रिए, इनोवेटिव एप्लीकेशंस के ज़रिए, अलग अलग ऐप्स के ज़रिए। जैसे मिसाल के तौर पर जैसे अटेंडेंस, ऑनलाइन अटेंडेंस है कॉलेजेस के अंदर, अब वो कॉलेजेस के अंदर जो ऑनलाइन अटेंडेंस लग रही है तो उसका एक पोर्टल जैसे कि बना दिया गया। उस पोर्टल के अंदर पेरेंट्स भी चाहें तो उसमें एंटर करके चेक कर सकते हैं कि उनके बच्चे कितने दिन कॉलेज में गए हैं, कितने दिन कॉलेज से गैर हाजिर रहे, तो उनको एटलीस्ट ये पता लग जाता है उसकी प्रेजेंस के बारे में, अटेंडेंस के बारे में बच्चों की आइडिया हो जाता है उसके अंदर। इस तरह से और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि मार्क्स वगैरह चीज़ बता रहे होते हैं यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे जब, तो उसमें तो ये होता है कि पूरे नंबर वगैरह, मार्क्स वगैरह हर कुछ इंटरनेट पर आ जाते हैं, इंटरनेट से ही चेक कर सकते हैं। तो वेब पोर्टल्स के थ्रू एकेडमिक, जैसे आपके मार्क्स खुद के जैसे रिजल्ट आते हैं जो 9-10 के, तो आप घर बैठे ही उसको पता कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स पता कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ इंटरनेट की वजह से मुमकिन हुई, वरना पहले बड़ा मुश्किल होता था, अखबार जाकर ख़रीदने पड़ते थे, अखबार से भी चेक करना पड़ता था, फिर हमें पता लगता था नंबर कितने आए, कितने पेपर पास है नहीं है। तो अब बहुत आसान हो गया। कंपनीज यूज़ टेक्नोलॉजी टू सेव ऑन वर्क फोर्स डेवलपमेंट कॉस्ट। कंपनीज इस्तेमाल करती हैं टेक्नोलॉजी ताकि वो वर्क फोर्स डेवलपमेंट कॉस्ट को ख़त्म कर सकें। वर्क फोर्स से मुराद जो मैन पावर है, लोगों की जो ज़रूरत है, ज़रूरत को कम से कम कर सकें। मतलब आपको पता है अब रोबोटिक चीज़ें आ गई हैं, पहले लेबर्स वगैरह चाहिए होते थे, अब लेबर्स की जगह पर रोबोट्स वगैरह, नट वगैरह टाइट करना है चीज़ें, तो वो रोबोट्स खुद कर लेती हैं। रोबोटिक आर्म्स आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस के अंदर, तो रोबोट्स काम कर रहे होते हैं अक्सर जगहों पर। बिल्कुल इस तरह से लाइक ऐसे मतलब पाकिस्तान में तो फिर भी कम है, वहाँ पर देखा था मतलब इस तरह के ऐसे अमेरिका के अंदर सुपर स्टोर्स हैं जहाँ पर रोबोट्स वगैरह जो है वो मौजूद होते हैं। मतलब वहाँ पर लोग काम ही नहीं करते, सिर्फ रोबोट्स होते हैं। अब सामान वगैरह चेक करना, सामान को रैक पर लगाना, रैक से उठाना, ठीक है, इन्वेंट्री बनाना, कितनी चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें बाकी हैं, कितनी चीज़ें मंगवानी है, सारी रिपोर्ट रोबोट तैयार कर रहा है। मतलब समझ लो 10 लोगों का काम अकेले एक रोबोट एक सुपर मार्केट के अंदर कर रहा है। जैसे इम्तियाज़ आप जाते हैं ना, इम्तियाज़ सुपर स्टोर, तो बहुत सारे लोग वहाँ पर होते हैं, वहाँ रोबोटिक सिस्टम नहीं है। लेकिन यही अमेरिका में आप जाएंगे वॉलमार्ट वगैरह के स्टोर्स, तो वहाँ एक रोबोट है, पूरा काम वो संभाल ले 100 लोगों का। इससे क्या हो रहा है, वर्क फोर्स डेवलपमेंट कोर्स कम हो रहा है। मतलब जो वॉलमार्ट वाले जो कंपनी, मतलब जो सुपर मार्केट वाले हैं, अब 100 लोगों के सैलरी देने के बजाय एक रोबोट काम कर दे रहा है, तो उनके लिए तो फ़ायदा ही है ना, जिसके लिए जिनका वो सुपर मार्केट है, जो उसके ओनर है, उनको कम पैसे देने पड़ रहे हैं, उनको प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट हो रहा है। तो एक तरह से कंपनीज़ को भी फ़ायदा होता है टेक्नोलॉजी की वजह से, वो लोगों की जगह पर आम लोग फिर काम कर, मतलब रोबोट से काम कर ले। हाँ, अब ये है कि लोगों का क्या, हमको अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी इसकी वजह से। तो एक तरफ से टेक्नोलॉजी फ़ायदा कर रही है, इधर से नुकसान भी कर सकती है कि वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। पर उनके लिए क्या है, वो भी टेक्नोलॉजी को सीख कर टेक्नोलॉजी के फील्ड में ही आगे फिर बढ़े, बजाय इसके कि वो इस तरह की काम करें। इसलिए आजकल लोग स्किल्स डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, टेक्नोलॉजी सीखने पर ज़्यादा फोकस करते हैं, बनिस्बत इसके कि वो इस तरह के काम करें। तो गेम्स फॉर चिल्ड्रन डिज़ाइन टू डबल एज लर्निंग टूल्स हैव प्रोलिफरेटेड मतलब बहुत बड़ी तादाद में हो जाना, बहुत बड़ी तादाद में होना। बच्चों के लिए जो गेम्स डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है, टू डबल एज लर्निंग टूल्स, तो वो लर्निंग टूल्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं बच्चे। गेम्स के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प इम्प्रूव मेडिकल केयर बाय मेकिंग इट ईजियर फॉर डॉक्टर्स टू प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। टेक्नोलॉजी ने मदद की है कि वो मेडिकल केयर को भी बेहतर बनाया, तिब्बी एक ख्याल को भी बेहतर बनाया है। बाय मेकिंग इट ईजियर फॉर डॉक्टर के लिए आसान बना दिया है टू प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, कि वो एविडेंस की बुनियाद पर, सबूतों की बुनियाद पर मेडिसिन रिकमेंड करें, मतलब दवाइयाँ दें। मीन्स यही कि अब डॉक्टर्स, अब दवाई ये कि नहीं होती है, बीमारियाँ दुनिया में हज़ार हैं और दवाई तो दुनिया में हज़ार हैं, थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ मेडिसिन है। अब कभी कभार डॉक्टर नहीं समझ पाता कि यार ये मसले का क्या हल होगा, इस बंदे को ये सिम्टम्स, इसकी तो दवाई समझ ही में नहीं आ रही। तो डॉक्टर्स भी इंटरनेट को इस्तेमाल करके उसमें सिम्टम्स वगैरह लिखेंगे ना, तो उनको पता लग जाएगा कि इस बंदे के लिए परफेक्ट मेडिसिन या फार्मूला क्या है, तो वो उसको रिकमेंड कर देंगे। तो इस तरह डॉक्टर्स की भी हेल्प इन टेक्नोलॉजी के जरिए होती है कि वो बेहतर दवाई सजेस्ट कर सकते हैं अपने पेशेंट्स को बाय यूजिंग इंटरनेट, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एंड कॉमर्स, कि टेक्नोलॉजी का कॉमर्स पर क्या एक अमल दखल है, ठीक है। कॉमर्स मतलब तिजारत, कॉमर्स को किस तरह से इसने बेहतर बनाया है, ठीक है। तो
Today, technological revolution is giving people a wide variety of choices, enabling them to get the kinds of products and services that fit their needs. आज टेक्नोलॉजी का इंकलाब लोगों को एक वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस, बहुत सारे चॉइसेस आपको दे रहा है, जिससे आप काबिल हो गए हैं कि आप गेट द काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट फिट देयर नीड्स। अपनी ज़रूरियात के मुताबिक आप प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकें, जैसे दराज.pk, इस तरह से और बहुत सारे, अलीबाबा, बहुत सारे। अब इसमें क्या होता है कि आप मिसाल के तौर पर आपको एक चीज़ लेनी है, लेट से कोई भी चीज़ आपको लेनी है ना, एक लेट सपोज उससे कि आपको पेन्स मार्कर्स लेने हैं आपको। अब आप दराज में जाकर मार्कर्स लिखेंगे ना आपको कोई भी चीज़, तो आपको पता नहीं कितने ही तरह के मार्कर्स वो दिखा देंगे, जिसमें आप चेक भी कर सकेंगे भाई ये वाला अच्छा है, रेट्स को कंपेयर कर सकेंगे, देखने में कौन सा बेहतर लग रहा है, फिर कमेंट्स चेक कर लेंगे रिव्यू जाकर के किसके रिव्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, और आप बोलोगे यार लोगों ने ज़्यादा इसको पसंद किया है, स्टार भी ज़्यादा, रेटिंग ज़्यादा आई हुई है उसको। अब दुकान में जब आप जाते हैं तो आपको 2-3 तरह के मार्कर, 4-5 तरह के मार्कर मिलते हैं, तो आपके पास चॉइसेस कम होती हैं, पता लगा जो आपको चाहिए वो नहीं मिल रहा। लेकिन दराज में जब आप जाते हैं तो आपको सब मिल जाता है वहाँ पर, जो लिख दें आपको। यहाँ तक कि इंटरनेशनल चीज़ें भी आप मंगवा सकते हैं, अमेज़न वगैरह हैं, इस तरह से बहुत सारे हैं जो पाकिस्तान में, अमेरिका में भी आप कोई चीज़ ऑर्डर कर सकते हो जो अमेरिका से पाकिस्तान आ जाएगी आपके लिए वो चीज़। रेट थोड़े ज़्यादा होंगे, जो डिलीवरी DC उसके ज़्यादा होगी, लेकिन आ जाएंगे। अब ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता ना, एक चीज़ आपको पता है कि फला एक प्रोडक्ट मुझे पसंद है, वो अमेरिका में मिलता है, वो पाकिस्तान में मिलता ही नहीं है, तो वो आप ऑनलाइन के थ्रू उसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो मतलब जो आपकी नीड है उसके मुताबिक आप मंगवा सकते हैं। टेलीवर्क एंड टेली मार्केटिंग हैव गिवन पीपल द चांस टू मूव बियॉन्ड द लिमिट्स। टेलीवर्क और टेली मार्केटिंग इस लोगों को एक चांस दिया है कि वो मूव बियॉन्ड द लिमिट्स, वो अपनी हदों से पार करके आगे बढ़ जाएं। टेली मार्केटिंग, टेलीवर्क से क्या मुराद है, मतलब वही चीज़ है कि आपने कोई चीज़, आप एक कपड़े की दुकान है मिसाल के तौर पे, आपके घर में किसी की कपड़े की दुकान है, अब वो दुकान में कपड़े बेचते हैं, अब दुकान में कस्टमर आते हैं, अब उसी में क्या करते हैं कुछ लोग जो मार्केट दुकान में चीज़ें हैं उसको व्हाट्सएप पर, स्टेटस पर लगा देते हैं, फेसबुक पर लगा देते हैं, वीडियो बनाते हैं, अक्सर लाइव देखा होगा आपने, जिसमें चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह से बिक जाती हैं, जल्दी बिक जाती हैं। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, स्टेटस पर लगा देते हैं, फ्रेंड्स वगैरह फैमिली वाले लोग ख़रीद लेते हैं। इससे इसको टेली मार्केटिंग कहते हैं। टेलीफोन के ज़रिए, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर देना। इससे क्या होता है, प्रॉफिट डबल हो जाता है इंसान का। अब दुकान में आपको पता है इतनी बिक्री नहीं होती, इतनी इसके थ्रू हो जाती है, ऑनलाइन के थ्रू हो जाती है अक्सर। E-commerce lets people buy a vast array of goods and services that previously might have been difficult to find at local stores. E-commerce के ज़रिए, E-commerce मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इसके ये लोगों को लेट्स पीपल बाय, ये लोगों को ख़रीदने देती है वास्ट एरे ऑफ गुड्स। एरे मतलब होती है कतार, वास्ट बहुत बड़ी, एक बहुत बड़ी कतार गुड्स, चीज़ों की एंड सर्विसेज और ख़िदमात की, दैट प्रीवियसली माइट हैव बीन डिफिकल्ट टू फाइंड एट लोकल स्टोर, जो पहले हम लोगों को लोकल स्टोर पे, मोहल्ले के दुकानों पर नहीं मिलता था, अब वो चीज़ें आप कैसे ख़रीद सकते हैं, ऑनलाइन के थ्रू, E-commerce के थ्रू ख़रीद सकते हैं। तो कॉमर्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा, तिजारत के अंदर, ख़रीदो फरोख्त के अंदर भी इस्तेमाल है। मतलब ये चीज़ आपको पता है, मतलब मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा आपको कि सर ये तो हमें पता ही नहीं था, क्योंकि आप भी चारों तरफ से टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं, और मुझसे ज़्यादा बेहतर शायद आप इसको जानते हैं, क्योंकि आप एक यंग जनरेशन है, आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आप बेहतर तरह से समझते हैं चीज़ों को कि हाँ सर ये तो होता है, बिल्कुल ऐसी चीज़ें। लास्ट हेडिंग क्या है अभी, टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग एपिडेमिक्स एंड पेंडेमिक्स। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ड्यूरिंग एपिडेमिक एंड पेंडेमिक। अच्छा, एपिडेमिक और पेंडेमिक किसे कहते हैं? एपिडेमिक का मतलब होता है वबाई मर्ज, वबाई अमराज, वो अमराज जो फैले हो बड़े इलाके में, इसको एपिडेमिक कहते हैं। और पेंडेमिक, अगर कोई मर्ज पूरी दुनिया में फैल जाए, आलमी बीमारी कह सकते हैं, वो पेंडेमिक है। तो ज़रा आप लोग फ़र्क समझो बचा एपिडेमिक और पेंडेमिक में। अच्छा, कोरोना वायरस वॉज फर्स्ट, अच्छा कोई भी बीमारी पहले एक एपिडेमिक होती है फिर पेंडेमिक बनती है। जब कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था तो सिर्फ चाइना में था, वुहान एक प्रोविंस है ना, वहाँ पर था, सुना होगा आपने, ऐसे में याद किया होगा, तो चाइना में सिर्फ वो था, तो उस वक्त तक वो था एपिडेमिक, चूँकि चाइना एक बहुत बड़ी लोकेलिटी को उसने कैप्चर कर लिया, फिर चाइना से निकल कर आपको पता है पूरी दुनिया में फैला, पाकिस्तान में भी आया कोरोना वायरस, तो फिर वो क्या बन गया, पेंडेमिक। तो WHO ने उसको फिर आया भी था कि WHO ने कोरोना वायरस को पेंडेमिक करार दे दिया, जो पूरी दुनिया के 205 कंट्री में फैल चुका है जाकर। फिर आता भी था लिखा हुआ किस कंट्री में कितने केसेस हैं, अक्सर हम लोग डेली चेक करते थे, क्योंकि फारिग थे, कुछ काम तो था नहीं, तो यही करते थे कितना केस आ रहा है, कितना केस जा रहे हैं डेली बेसिस पर, तो हर बंदा रियली ये चेक कर रहा होता था। फारिग घर पर बैठे होते तो यही सब करते रहते थे कि कोरोना वायरस किस कंट्री में ऊपर जा रहा है, किस कंट्री में डाउन जा रहा है, ठीक है। ओके सो और अब हम इसको देखते हैं कि हमने कितना वक्त हमारा उसमें वेस्ट भी हुआ, अगर देखा जाए तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा वक्त। तो टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग एपिडेमिक्स एंड पेंडेमिक्स, एपिडेमिक्स, पेंडेमिक्स और अदर हैज़र्ड्स हैव थ्रेटन्ड द ह्यूमन रेस टाइम एंड अगेन। वबाई अमराज, आलमी अमराज और दूसरे ख़तरात, उन्होंने थ्रेटन्ड, उन्होंने ख़तरा पहुँचाया है
ह्यूमन रेस, नस्ल इंसानी को टाइम एंड अगेन बार बार खतरा पहुंचा है उनसे। द आउटब्रेक्स ऑफ दीज कैलामिटीज लेफ्ट इनर्मस बर्डन्स ऑन अवर लाइफ्स, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज एट लार्ज। आउटब्रेक्स मतलब होता है फूट जाना या फैल जाना। कैलामिटीज आफत, इन आफतों का फैल जाना। इज लेफ्ट इनर्मस बर्डन्स, ये छोड़ जाता है हम पर इनर्मस, बहुत ज़्यादा बर्डन्स, बोझ बन जाता है हमारे लिए, ऑन आवर लाइफ, हमारे ज़िंदगियों पर, इकोनॉमीज, हमारी मईशियत पर, एंड सोसाइटीज़ एट लार्ज, और हमारे माशरे पर, हमारी समाज पर एक बोझ की तरह से होता है ये। तब ये एपिडेमिक्स आ जाते हैं। कोरोना वायरस आप देख सकते हैं, इसने हमारी ज़िंदगियों पर असर डाला, तालीम वगैरह पर, आपकी इकोनॉमी पर कितना असर डाला, मुल्क कितना पीछे गया इसकी वजह से, हमारे माशरे पर, सोसाइटी पर कितना असर डाला, लोग मिल नहीं रहे थे एक दूसरे से, इन चीज़ों पर वो अफेक्ट डालता है। इन सच अ सिनेरियो, इस पस मंज़र पर, टेक्नोलॉजीज एनेबल सिक्योर एक्सेस टू डेटा, इंटरप्राइज एप्लीकेशंस, वर्चुअल मीटिंग्स एंड क्लाउड कॉन्फ्रेंसिंग। इन तमाम पस मंज़र पर टेक्नोलॉजीज़ ने एनेबल किया था, उन्हें काबिल बना दिए थे सिक्योर एक्सेस टू डेटा, कि सही तरह से एक हिफाजती तरह से हम रसाई हासिल कर लें डेटा तक। एंटरप्राइज एप्लीकेशन, कारोबारी एप्लीकेशंस पर, जिसके थ्रू हम अपने कारोबार करते हैं। वर्चुअल मीटिंग्स मतलब जो वीडियो कॉलिंग होती है। एंड क्लाउड कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, बहुत सारे लोग जब एक साथ कॉन्फ्रेंस कॉल जब करते हैं, तो टेक्नोलॉजी से आपको पता है कोविड में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। स्मार्ट सिटीज़ कुड बी मेड एंड इक्विप्ड विद सम सॉर्ट ऑफ डिवाइसेस विच इंक्लूड सेंसर्स, प्रोसेसर्स, वेयरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, एक्चुएटर्स, व्हीकल्स, सेल फोन्स एंड कंप्यूटर्स। स्मार्ट सिटीज़ को बनाया जा सकता था, स्मार्ट सिटीज़ को बनाया जा सकता है, मतलब स्मार्ट सिटीज़ हमारा एक शहर जिसके अंदर स्मार्ट गैजेट्स यूज़ हो रहे हों, जिसमें इक्विप होंगे, जिसमें लगे होंगे सम सॉर्ट ऑफ डिवाइसेस, कुछ तरह की डिवाइसेस, कुछ तरह की मशीनें विच इंक्लूड, जिसमें मौजूद है सेंसर्स लगे होंगे, प्रोसेसर लगे होंगे, वेयरेबल पहनने वाली चीज़ें जैसे आई वॉच वगैरह होती है, वेयरेबल जिसको पहना जा सके वो लगे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ डिवाइसेस लगी होंगी, सॉफ्टवेयर कुछ लगे होंगे, एक्चुएटर्स भी एक डिवाइस का नाम है, मूवेबल डिवाइस जिसको बटन से कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे बटन से कंट्रोल करके हम किसी चीज़ की मूवमेंट कर रहे हैं, यहाँ से हम बटन दबा रहे हैं तो वहाँ एक चीज़ मूव करिए, इधर उधर हो रही है, तो उसको एक्चुएटर्स कहते हैं। व्हीकल्स, गाड़ियाँ, सेल फोन्स एंड कंप्यूटर्स, सेल फोन और कंप्यूटर्स को। द रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी कुड मॉनिटर एनवायरमेंटल चेंजेस एंड डिजीज़ प्रिडिक्शंस। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी जो है वो मॉनिटर करती है, वो देखती है एनवायरमेंटल चेंजेस, माहौलियाती तब्दीलियों को, एंड डिजीज़ प्रिडिक्शंस को, और आने वाली अमराज जो हैं उसकी प्रिडिक्ट करती है, उसकी पेशनगोई करती है। द सैटेलाइट इमेजेस, aerial photographs and on the ground inspections can be used to locate populations in dangerous or environmentally unstable places and determine how to respond after disaster strikes. सैटेलाइट इमेजेस जो हैं, हवाई फ़ोटोग्राफ हैं, ऑन द ग्राउंड इंस्पेक्शंस हैं जो तफ्तीश करते हैं हम खड़े होकर ग्राउंड पर, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है कि हम लोकेट कर सकें ऐसी आबादियाँ जो डेंजरस हैं, जो ख़तरे में हैं, और इन्वायरमेंटली या माहौलियाती तौर पर अनस्टेबल प्लेसेस पर हैं, गैर मुस्तकिम इलाकों पर है, एंड डिटरमाइन हाउ टू रिस्पॉन्ड आफ्टर डिजास्टर स्ट्राइक्स, और हम मालूम कर सकते हैं कि किस तरह से रिस्पॉन्स करना है जब कोई आफत जाकर टकराती है किसी इलाके में। दो टेक्नोलॉजी कैन नॉट प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ द पेंडेमिक्स, अगरचे टेक्नोलॉजी नहीं रोक सकती द ऑनसेट ऑफ द पेंडेमिक्स, मतलब वबाई अमराज को आने से, आलमी अमराज को आने से टेक्नोलॉजी रोक नहीं सकती। मतलब टेक्नोलॉजी से कि हम वायरस को बढ़ना नहीं रोक सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते भाई टेक्नोलॉजी से हम कोरोना वायरस ख़त्म कर दें, क्या पता कोई नया वायरस आ जाए, क्योंकि 100 ईयर्स में 100 साल में एक बार कोई ना कोई वायरस आता है। 1920 में मिसाल के तौर पर स्पेनिश फ्लू आया तो 2020 में कोरोना वायरस आ गया। अब क्या पता कि 2120 में 2120 में अगले 100 साल बाद कोई नया एक पेंडेमिक आ जाए, तो इसको रोका नहीं जा सकता, पेंडेमिक्स फैल जाते हैं, तो टेक्नोलॉजी उसको रोक नहीं सकती। हाउएवर इट कैन बी help prevent the spread, educate, warn and empower those on the ground to be aware of the situation and noticeably lessen the impact। या फिर हम ये कर सकते हैं, हम प्रिवेंट द स्प्रेड, हम उसको फैलने से रोक सकते हैं, हम एजुकेट कर सकते हैं, लोगों को तालीम दे सकते हैं, वार्न कर सकते हैं, वार्निंग दे सकते हैं, एंड एम्पावर, लोगों को ताकत दे सकते हैं जो लोग ज़मीन पर मौजूद हैं, ताकि वो अवेयर हो जाएं, बाखबर हो जाएं सिचुएशन से, इन हालात से, एंड नोटिसेबली लेसन द इम्पैक्ट, जिससे उसका इम्पैक्ट जो असर है उस पेंडेमिक का लेसन वो कम से कम हो सके, और कम से कम हो सके इस वजह से, जैसे कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा पेंडेमिक था और करोड़ों लोग उसमें मर सकते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि इसको कम से कम किया जाए। पूरी दुनिया में
मतलब पाकिस्तान में तो इतना ज़्यादा फॉलो तो नहीं हुआ ये, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इसको फॉलो किया गया, जिसकी वजह से कोरोना वायरस दुनिया में इतना नहीं फैल पाया, इतने लोगों को मुतासिर नहीं कर पाया और इतने लोग मर नहीं पाए, कैजुअलिटीज़ कम हुई। अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो भी ये कैजुअलिटीज़, ये जो हलाकतें हैं कहीं ज़्यादा होती, जिसकी सोच भी नहीं थी। समझ में आ गई बात? दैट इज़ कॉल्ड द चैप्टर टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। टेक्नोलॉजी से क्या क्या फ़ायदे इंसानियत को, मैन काइंड को पहुँचे। MCQs तो कर लें, इसके MCQ निशान लगा लें पेज नंबर 59 पर। आगे ठीक है। फर्स्ट है डिजिटल रेवोल्यूशन मेनली डिपेंड्स अपॉन सी हार्डवेयर इनोवेशंस। सेकंड है ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन वाज इन डैश फॉर्म, बी एनालॉग फॉर्म। शुरू में एनालॉग थी, उसके बाद डिजिटल हुई। थर्ड है डैश इज द टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन टू वर्क इन डेंजरस सिचुएशन, सी टेलीप्रेजेंस। फोर्थ इट इज टेक्नोलॉजी दैट पीपल गेट थिंग्स बेटर अकॉर्डिंग टू देयर सी नीड्स। फिफ्थ है ई लर्निंग कैन बी ओनली पॉसिबल थ्रू बी इंटरनेट। छठा है पीपल गेट इंफॉर्मेशन थ्रू डैश टू हैव देम बेटर अंडरस्टैंड अ मेडिकल कंडीशन, सी टेलीमेडिसिन। सेवंथ है बिट्स यूज टू रिकॉर्ड और ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इन डैश फॉर्म। वैसे इसको बी बेहतर होगा, वैसे बाइंडरी भी हो सकता है बट बी बेहतर है, डिजिटल फॉर्म। बुक के लिहाज से तो डिजिटल है ना, डिजिटल फॉर्म है, डिजिटल कर लें। बाइंडरी भी हो सकता था वैसे। एट द डैश एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर, पानी की वजह से क्या होता है, सी फ्लड्स। नाइन्थ डैश टेक्नोलॉजी assesses environmental changes and disease predictions, ए रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी से माहौलियाती तब्दीलियों को हम बता सकते हैं। टेंथ है बल्क ऑफ पॉपुलेशन एट डिजास्टर रिस्क में बी लोकेटेड बाय, बी सैटेलाइट इमेजेस। ठीक है भाई, दैट्स इट।